तो फिल्म की शुरुआत किम नाम के एक आदमी से होती है। रोज जब वो बस से उतरता है तो नोटिस करता है कि एक लड़की अपने सामान के साथ बस स्टैंड पर बैठी हुई है। पहले कई दिन तो वो उसे इग्नोर कर देता है, पर बेचारा एक दिन परेशान होकर उससे पूछ ही लेता है कि यहाँ क्या कर रही हो तुम। लड़की बताती है, बस का इंतजार। किम कहता है, जिस बस से मैं उतरा हूँ वो लास्ट बस थी, अब सुबह ही कोई बस आएगी। वो लड़की जिसका नाम ली है किम से सवाल करती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। किम उसे नहीं जानता था, इसीलिए नाम में सर हिलाकर ऑकवर्ड होकर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अगले दिन वो यहाँ आता है तो अगले दिन भी उनके साथ वही सब होता है। किम बस से उतरती है, वो लड़की फिर बस स्टैंड पर बैठी होती है। बस चेंज ये था कि आज बारिश भी हो रही थी। किम को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो इस लड़की से कहता है कि यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मेरा घर पास में ही है, चाहो तो वहाँ रात गुजार सकती हो। लड़की मान जाती है और किम उसे लेकर अपने घर चला आता है। सीन कट होकर हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो रात में आईसीयू में ड्यूटी दे रही थी। इसी टाइम पर एक अजीब सा आदमी आईसीयू में आने की कोशिश करता है। नर्स ने जब उसे अंदर जाने से मना किया तो उसने बताया कि वो असल में मुर्दा घर जाना चाहता है, यानी उस जगह जाना चाहता है जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मरने के बाद लाशों को फ्रीज करते हैं। नर्स उसकी बात का जवाब देती उससे पहले ही एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है और सिचुएशन हैंडल कर जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो आदमी वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद सीन में हम एक लाइट शॉप को देखते हैं जिसका ऑनर है जंग। जंग से एक कंफ्यूज सा आदमी लाइट लेने आता है। जंग उसे लाइट तो दे देता है, पर अजीब चीज ये लगती है कि जंग उसके कुछ भी बताए बगैर उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन अपने डेटा रजिस्टर में लिख लेता है और तभी उसी शॉप में वही हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है। जंग उससे पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर वो आदमी कुछ भी बोले बगैर कंफ्यूजन में ही वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में एक लड़की एक क्लास पे नजर रखे हुए थी। देखने को मिला कि वहाँ पर हाईजू नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। हाईजू भी उसे नोटिस कर लेती है और ऊपर से ही हाई करती है। एक अजीब चीज हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि हाईजू को और दूसरी लड़की को यहाँ पर ये सब लोग इस तरह इग्नोर कर रहे थे जैसे वो उन्हें देख नहीं पा रहे हों। हमें दोबारा लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंग के पास एक आदमी आता है। इस आदमी के आते ही जंग का चश्मा बर्फ में बदलने लगा था। वो आदमी जंग से पूछता है, क्या तुमने एक डॉग देखा है? असल में एक डॉग मुझे बहुत परेशान करता है और मेरे घर के आगे आकर बहुत ज्यादा भौंकता है। जंग उसे मना कर देता है कि मैंने अभी तक किसी डॉग को नहीं देखा, और ये कहते हुए उसने चश्मा उतार दिया था और उसके चश्मा उतारते ही वो आदमी भी वहाँ से चला गया। यहाँ हमें हाईजू के स्कूल को दिखाया जाता है। हाईजू की सारी दोस्तें बातें कर रही थी कि स्कूल में बहुत सारी लड़कियों ने कुछ सोल्स को देखा है। हाईजू भी इन लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से वो लड़कियां उसे इग्नोर कर रही थी, उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उसके बुलाने पर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। इतने ही इधर लाइट शॉप के अंदर एक नई औरत आ जाती है जिसका नाम हमें हाईवॉन पता चलता है। वो खामोशी से इस पूरे शॉप को देखती रहती है और फिर एक लाइट को जब हाथ लगाने वाली होती है तो जंग उसे अजीब तरीके से मना करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंग का लहजा ऐसा था कि जैसे उस लाइट को टच करने पर वो औरत किसी को मारना चाह रही हो। खैर हाईवॉन यहाँ से चली जाती है और हम इसी रोड पर अब हाईजू को दिखते हैं। रास्ते में बारिश हो रही थी, वो स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में उसे डर लगने लगता है तो वो लाइट शॉप के अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है कि जंग हाईजू को बहुत अच्छे से जानता था और वो उसके आने पर खुश भी होता है। जंग यहाँ पर हाईजू को एक कैंडी देता है और ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। हाईजू बताती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने सुना है कि आसपास बहुत सारे भूत रहते हैं। जंग उसे जवाब में कहता है, ये तो इतनी डरने की बात ही नहीं है। अब जंग उससे अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या तुम अपनी मॉम के साथ रहती हो? हाईजू जब हाँ में जवाब देती है तो जंग उसे एक शॉकिंग बात ये बताता है कि तुम्हें एक गॉड की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, तुम भी सोल, स्पिरिट्स और घोस्ट को देख सकती हो। हाईजू एक्साइटेड होकर पूछती है कि अगर मुझे कभी कोई सोल या स्पिरिट दिख भी गई तो मैं किस तरह पहचानूंगी? जंग कहता है कि तुम्हें गौर से देखना होगा उन लोगों को, उनके अंदर कुछ न कुछ एबनॉर्मल होगा। हाईजू सोच भी बढ़ जाती है और इधर हमें जंग का रिफ्लेक्शन नीचे मिरर में दिखाया जाता है। वो बिल्कुल बूढ़ा दिख रहा था, यानी जंग खुद भी एक भूत ही था। सीन कट होता है और हम दूसरी तरफ दोबारा देखते हैं किम को। किम अपने घर जाने के बाद नोटिस करता है कि ली के नाखून उल्टी तरफ लगे हुए थे
और इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि उसी टाइम ली उसके ऊपर हमला कर देती है। ली ने उसके साथ क्या किया ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ली अपना टचिकेस लिए किम के घर से बाहर निकल रही थी और अब उसके टचिकेस से खून टपक रहा था। हाईजू जो अब घर के लिए निकल चुकी थी वो भी ली को देख लेती है और ली को देखकर हाय बोलती है और हैरान होकर ली पीछे मुड़कर उसे देखती है। ली खुद हैरान थी कि हाईजू उसे कैसे देख सकती है, क्योंकि ली तो एक भूत थी। इसी टाइम पर हमें रोड पर यूजी नाम के एक और लड़के को भी दिखाया जाता है। वो भी जब स्कूल से वापस घर जा रहा था तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अपने डर को कम करने के लिए वो गाना गा रहा होता है और घर के अंदर सियोन नाम की लड़की उसके गाने से बहुत ही ज्यादा तंग पड़ रही होती है। वो अपना काम नहीं कर पा रही थी उसके गाने की वजह से। ऊपर से यहाँ पर लाइट भी चली गई और लाइट के जाते ही हमें उसके पीछे की शैडो में किसी और को उसके साथ दिखाया जाता है और इस बात से सियोन बिल्कुल अनजान थी। खैर अब वो लाइट को चेक करने जाती है तो पता चलता है कि मेन स्विच बंद नहीं था, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही थी और ऐसा सिर्फ उसी के घर में हो रहा था। वो इस चीज को भी ये सोचते हुए इग्नोर कर देती है कि ये घर बहुत पुराना है, कोई टेक्निकल खराबी होगी यहाँ पर। वो कमरे में आकर दोबारा लैपटॉप खोलकर अपना काम कंटिन्यू करती है तो यूजी की आवाज दोबारा उसे परेशान करती है और वो विंडो से ही यूजी को गाना बंद करने को कहती है। तभी यूजी भी उसके घर की विंडो की तरफ देखता है और उसे सियोन के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो डर कर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ अब हमें हॉस्पिटल में नर्स को दिखाया जाता है। नर्स इस टाइम वॉशरूम में थी तो वॉशरूम की वेंटिलेशन से कोई निकल कर लटक कर उसे देखने लग जाता है। नर्स उसे देखकर डर तो जाती है लेकिन चिल्लाती नहीं, बल्कि वो अपनी आंख और कान बंद कर लेती है और उस एंटिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिसके बाद वो एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। सीन कट होकर अगली रात दोबारा हमें हाईजू को दिखाया जाता है, जो रात में दोबारा जब स्कूल के बाद अपने घर आ रही थी तो रास्ते में उसे हाईवॉन दिख जाती है। इस टाइम बारिश हो रही थी। हाईजू ने हाईवॉन से अपना अम्ब्रेला शेयर किया। वो बातें करते हुए चल रहे थे पर अचानक से हाईवॉन लंबी होने लगी और बड़ी होते होते उसका कद बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया। हाईजू उसे देखकर डर गई और समझ गई कि वो इंसान नहीं है जिस तरह जंग ने उसे बताया था। जंग ने उसे ये भी बताया था कि अगर इस तरह कोई भी उसके सामने आ जाए तो वह बिना उसकी तरफ देखे सुने उसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाए। पहले पहले तो हाईजू यही बात मानकर सीधा सीधा चलने लग जाती है, लेकिन जैसे ही हाईजू पीछे मुड़कर दिखती है तो पता चलता है कि हाईवॉन अभी भी उसके पीछे आ रही थी लंगड़ाती हुई। जंग को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भागकर अपनी लाइट शॉप से बाहर निकलता है। वो हाईजू को फौरन से अपने घर जाने को कहता है और यहाँ हाईवॉन के सामने अपना चश्मा निकालता है तो हाईवॉन उसकी आंखें देखकर डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। इधर अगले दिन अब यूजी भी स्कूल से जब घर जा रहा था तो रास्ते में उसे ली दिख जाती है। ली के पास उसने सूटकेस भी नोटिस किया, लेकिन ये नहीं नोटिस किया कि सूटकेस में से अभी भी ब्लड निकल रहा है। वो ली को एक मासूम लड़की समझकर उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करने लग जाता है और जब वो सियोन के घर के बाहर से गुजर रहे होते हैं तो यूजी ली को बताता है कि इस घर के सामने से गुजरने पर मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि एक मर्तबा इस घर के अंदर मैंने इस घर की ओनर के पीछे किसी एंटिटी को देखा था। ठीक इसी टाइम पर हम देखते हैं कि सियोन को भी घर के अंदर अपने पीछे किसी का शैडो नजर आ जाता है और वो भी समझ जाती है कि उसके घर में उसके साथ कोई और एंटिटी भी रह रही है। बाहर हम दोबारा यूजी और ली को देखते हैं। बातें करते करते यूजी ली के हाथ देख लेता है और नोटिस करता है कि ली के नाखून उल्टी साइड पर जुड़े हुए थे और ये देखकर वो समझ आता है कि ली भी इंसान नहीं थी और खौफ के मारे उसकी जान निकल जाती है। डर के मारे वो नीचे भी गिर जाता है और उसके पाँव भी टेढ़े हो जाते हैं। वो जोर जोर से कांपने लग जाता है और ली उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। यूजी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और लंगड़ाते हुए यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ली उस लाइट शॉप के अंदर आ जाती है। जंग ली से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ली इस टाइम एक बल्ब को गौर से देखती है और जंग से कहती है मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। इसी दौरान वो वापस आने के लिए मुड़ जाती है और यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं। डिटेक्टिव किसी आदमी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे और वो जंग से उस आदमी के बारे में पूछ रहे थे। इस दौरान वो नोटिस करते हैं कि ली जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर खून गिरा हुआ है। उनका ध्यान ली के सूटकेस पर तो नहीं जाता, लेकिन वो रुककर ली से पूछ लेते हैं क्या तुम्हें कोई चोट लगी है। ली नाम भी सर हिला देती है और यहाँ से बाहर जाने लगती है। ली की हालत भी काफी खराब थी, बाहर बारिश भी हो रही थी, इसीलिए डिटेक्टिव बारिश से बचने के लिए उसे अपना रेनकोट दे देते हैं। अब सीन कट होकर हमें दोबारा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक नर्स
एक डेड बॉडी से डर जाती है और डॉक्टर को बताती है कि ये डेड बॉडी बोल रही थी। डॉक्टर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, नॉर्मल तरीके से उठता है और नर्स से कहता है कि चलो इससे माफी मांगो। दोनों मिलकर उस डेड बॉडी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद नर्स यहाँ से चली जाती है और डॉक्टर अकेले ही इस डेड बॉडी को तैयार करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उस डेड बॉडी से बात कर रहे थे। डेड बॉडी कंफ्यूज थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो डॉक्टर उसे बताती हैं कि तुम मर चुकी हो। इसी हॉस्पिटल में अभी तक वो नर्स घर नहीं गई थी। वो जब लिफ्ट में होती है, अचानक से उसे एक बस ड्राइवर दिखाई देता है। वो बस ड्राइवर उसे देखकर रोने लग जाता है और उसके रोते ही उसकी आंखों के बजाय उसकी पूरी बॉडी में से पानी निकलने लगता है और ये पानी लिफ्ट में भर जाता है। वो नर्स ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और ये लोग पानी में जैसे ही डूबने वाला होते हैं, तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और नर्स देखती है कि यहाँ पर ना तो वो पानी था और ना वो आदमी। सीन कट होकर दोबारा हमें लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोबारा एक क्रिमिनल को ढूंढते हुए डिटेक्टिव आ गए थे। जंग अब डिटेक्टिव से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाता है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। जिस टाइम डिटेक्टिव उस आदमी के बारे में बता रहे थे, हम नोटिस करते हैं कि डिटेक्टिव की आंखें बार बार बदलती जा रही थी। अगली सुबह हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नर्स दोबारा अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं और जब वो एक पेशेंट को लिफ्ट के जरिए एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही होती है, तब वो पेशेंट बताता है कि मुझे हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकी किसी को नजर नहीं आते। नर्स उसे कुछ नहीं बोलती और कहती है कि मैं भी उन लोगों को देख सकती हूँ। ऐसा तब होता है जब हम मौत के मुंह में जाकर दोबारा से जिंदा होते हैं। वो बताती है कि मेरा भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मैं मौत के मुंह से वापस निकल कर आई थी और तब से मैं भी उन लोगों को देख सकती हूँ, और अगर अब आप ऐसे किसी को देखें तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद नर्स उसे आईसीयू के एक रूम में ले आती है और यहाँ आईसीयू के रूम में हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो कि कोमा में थे। हैरानी की बात थी कि ये सारे पेशेंट्स वही कैरेक्टर थे जिन्हें हम काफी देर से इस सीजन में देखते आ रहे हैं। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि हम जिन लोगों को देख रहे हैं वो जिंदा नहीं है, असल में उन कैरेक्टर्स की सोल हमें दुनिया में भटकती हुई दिखाई जा रही थी, क्योंकि ना तो वो मरे थे और ना ही जिंदा थे, वो कोमा में थे, इसीलिए उनकी सोल्स दुनिया में भटक रही थी। अब फाइनली हमें हाइजू को दिखाया जाता है। हाइजू हर मर्तबा लाइट शॉप से अपनी मॉम के लिए एक बल्ब लाया करती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी वो घर पर आकर वो बल्ब लगाती थी, वो बल्ब फौरन से खराब हो जाता था। इस तरह उनकी डस्टबिन के अंदर बहुत सारे बल्ब जमा हो गए थे। हाइजू की मॉम इस टाइम उदास होती है तो हाइजू उन्हें गले लगा लेते हैं और इस टाइम एक बहुत ही अजीब चीज हाइजू फील करती है कि अचानक से उनकी मॉम के अंदर से बहुत से फूलों की खुशबू आने लगी थी। सीन कट होकर हमें असल दुनिया का सीन दिखाया जाता है। हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एक डेड बॉडी को बता रहा था कि तुम मर गई हो। वो डॉक्टर किसी और से नहीं बल्कि हाइजू की मॉम से बात कर रहा था और इस टाइम वो हाइजू की मॉम की ही डेड बॉडी को तैयार कर रहा था। उसकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द फूल लगा रहा था, जिसकी वजह से अब हाइजू की मॉम के अंदर से खुशबू आ रही थी। मतलब साफ है कि हाइजू की मॉम और हाइजू भी उस टाइम सोल्स की दुनिया में है। आखिर ये लोग सोल्स की दुनिया में आए कैसे थे? यहाँ पर ये मिस्ट्री खुलती है और कहानी पास्ट में जाती है। हम इस सीजन में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अपनी अपनी रूटीन फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले हम किम को देखते हैं। किम अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रहा था और किम की फियांसी कोई और नहीं थी बल्कि ली थी। जिसके बाद हमें हाईवॉन और सियोन को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। और फाइनली अब हम हाइजू और उसकी मॉम को भी देख लेते हैं। हाइजू की मॉम हाइजू का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। हमेशा हाइजू के डैड उसे लेने के लिए आया करते थे, लेकिन क्योंकि उस दिन हाइजू के डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे तो इसीलिए हाइजू की मॉम खुद हाइजू को लेने आई थी। और यही इस स्कूल से निकलते हुए हमें यूजी को भी दिखा दिया जाता है। यूजी आकर एक बस में बैठता है जिसमें पहले से वही बस ड्राइवर था जिसे हम पहले देख चुके हैं, जिस टाइम वो नर्स के साथ लिफ्ट में था और पानी भरता जा रहा था। इस टाइम ड्राइवर नोटिस करता है कि बस की ब्रेक्स सही से काम नहीं कर रही, फिर भी वो इन्हें रिपेयर नहीं करता क्योंकि बस के निकलने का टाइम हो रहा था। और इस टाइम इस बस में सभी मेन कैरेक्टर्स भी थे। बस चल पड़ते हैं। बारिश हो रही थी। अचानक बस का बैलेंस बिगड़ता है, टायर पंचर हो जाता है, ब्रेक काम नहीं करती और बस जाकर ब्रिज तोड़ते हुए पानी में गिर जाती है। ली जो इस टाइम अगले टर्मिनल पर बस का वेट कर रही थी ताकि उसमें से किम निकले, वो ये एक्सीडेंट देखकर
टूट जाती है। एकदम से सबकी जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। इमरजेंसी में सबको हॉस्पिटल लाया जाता है और सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल तक आते आते हाइजो की मॉम और हाईवॉन दोनों की ही मौत हो चुकी थी और बाकी सब भी बिल्कुल ठीक नहीं थे। बाकी सब भी कोमा में थे। किम के मॉम डैड इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान थे किम के लिए। ली किम की मॉम को मैसेज करती है ली की हालत पूछने के लिए, तो गुस्से में आकर किम की मॉम उसे कह देती हैं कि किम मर गया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ली किम के साथ रहे, क्योंकि ली सुन और बोल नहीं सकती थी और उसका इस दुनिया में किम के अलावा कोई और था भी नहीं। किम की मौत की खबर सुनकर वो टूट जाती है और अपनी जान ले लेती है। यानी हमें पता चलता है कि सोल्स की दुनिया में 3 लोग मर चुके थे और बाकी सब जिंदगी और मौत के दरमियान वाले फेस में थे। ली ने सुसाइड की थी और सुसाइड इतने दर्दनाक तरीके से की थी कि उसके हाथ के नेल्स तक टूट गए थे। इसी वजह से सोल्स की दुनिया में उसके नेल उल्टे लगे हुए थे। अब सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और हमें वही सोल्स वाली दुनिया दिखाई जाती है। हम ली को उसी बस स्टैंड पर वेट करता हुआ देखते हैं जैसे वो अपने मरने से पहले कर रही थी। बस में से किम निकल कर आता है। असल में वो किम नहीं है, किम की सोल है, जो अब ये भी भूल चुका है कि ली उसकी फियांसी हुआ करती थी। हर रोज की तरह वो ली को देखता है, ये सोचता है कि ली उसे गौर से क्यों देख रही है और यहाँ से चला जाता है। हमेशा थोड़ी ही दूर जाने पर किम गिर जाया करता था, क्योंकि असली दुनिया में उसकी दोनों टांगें टूट गई थी। इसीलिए इस सोल वाली दुनिया में भी वो सही से चल नहीं पा रहा था। इस सोल की दुनिया में किम का बार बार बस से निकलना, थोड़ा सा दूर जाकर गिर जाना और ली का फिर उसे संभालना, ये सब एक लूप में चल रहा था। किम हमेशा उसे संभाल कर अपने घर लेकर जाया करती थी और रोज उसकी टांगे सिल दिया करती थी ताकि वो इस सोल वाली दुनिया में भी चल सके और असली दुनिया में भी जल्द ही ठीक हो जाए। यानी ली को जहां हम पूरी मूवी में एक किलर समझते आए हैं, असल में वही किम की सबसे अच्छी हमदर्द थी। सीन कट होकर अब हमें सियोन को दिखाया जाता है जो अब अपने अंधेरे घर में थी। काफी देर लाइट नहीं आती, वो पागल सी होने लगती है और जैसे ही वो गिरती है तो उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसे बचाने के लिए उसकी दोस्त हाईवॉन ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। ये जानकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और हाईवॉन उसे दिलासा देती है। यहाँ पर डिटेक्टिव भी सीक्रेट ऑन करने के लिए अपना लाइटर ऑन करता है और जैसे ही रोशनी में थोड़ा सा उसे अपना साया नजर आता है तो वो दिखता है कि उसका आधा सर गायब था। वो डर कर लाइट शॉप के अंदर चला जाता है और वो जंग से इन सारी चीजों के बारे में पूछता है कि ऐसे अजीब अजीब काम उसके साथ ही क्यों हो रही है। वो जंग से कोई भी सवाल करता है कि इस दुनिया में कभी सुबह क्यों नहीं होती, हमेशा रात ही क्यों रहती है। उसकी बातों के जवाब में जंग कुछ नहीं बोलता बल्कि अपनी ऐनक निकाल देता है और हम पहली मर्तबा उसकी डिमोनिक आइज को देखते हैं। यहाँ के देखकर डिटेक्टिव समझ गया था कि जंग कोई इंसान नहीं है और वो ये भी जान गया था कि वो भी अब इंसान नहीं रहा। डिटेक्टिव को अपना एक्सीडेंट तो याद था, लेकिन अब वो जंग से जंग की कहानी पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए थे। जंग बताता है कि सालों पहले जब एक सिलसिला आया था तो हमारी बिल्डिंग गिर गई थी। उस बिल्डिंग में मैं और मेरी बेटी दोनों ही अंदर दब गए थे। मैंने अपनी बेटी को ढूंढने की और निकालने की बहुत कोशिश की, पर जब मैं नहीं निकाल पाया तो मैं इस शॉप में मदद मांगने के लिए आया। उस टाइम यहाँ पर इस लाइट शॉप की ऑनर एक लड़की थी जिसने मुझे देखकर बताया कि मैं मर चुका हूँ और एक आत्मा बन चुका हूँ, और उसने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हारी बेटी को दुनिया में रेस्क्यू कर लिया गया है और वो जिंदा है, इसीलिए वो तुम्हें मिल नहीं सकती। जंग बताता है कि उस दिन के बाद से मैं इस लाइट शॉप को संभालने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मरने के बाद या किसी भी मुश्किल में सोल्स एक मर्तबा इस लाइट शॉप में जरूर आती हैं। मैं इस उम्मीद में इस लाइट शॉप पे आज तक काम कर रहा हूँ ताकि मैं एक मर्तबा अपनी बेटी से मिल पाऊँ। अब डिटेक्टिव जंग से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। जंग कहता है नहीं, तुम कोमा में हो, अभी तुम्हारी सोल सिर्फ यहाँ पर है, तुम वापस दुनिया में जा सकते हो और ये जगह तुम्हारे लिए एक पोर्टल जैसी है जो इस दुनिया को और तुम्हारी इंसानों वाली दुनिया को मिलाती है। तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइट को ढूंढना है। अगर तुम्हें तुम्हारी लाइट मिल जाती है तो तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे। डिटेक्टिव इधर उधर देखने लग जाता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स थी। वो जंग से पूछता है मेरी लाइट कौन सी है और मुझे कैसे मिलेगी। जंग उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारी लाइट मिल चुकी है। वो हैरान होकर अपनी लाइटर की तरफ देखता है जो अभी उसके बगैर जलाए भी जल रहा था, यानी यही उसकी लाइट। यहाँ इसी सोल की दुनिया में अब हम उस बस ड्राइवर को भी देखते हैं। वो बस ड्राइवर इस दुनिया में आए अपने सभी पैसेंजर्स को लाइट शॉप तक पहुँचाना चाहता है ताकि जो लोग दुनिया में कोमा में हैं उनकी लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो सके और वो किसी तरह अपनी गलती को सुधार सके। इस टाइम भी वो भीगा हुआ यूजी के पास आता है।
उसे लाइट शॉप तक ले जाने के लिए, ताकि यूजी अपनी लाइट ढूंढकर अपनी दुनिया में वापस जाए और नॉर्मल लाइफ गुजारे। वो यूजी को सारी बात बता देता है कि इस टाइम इस दुनिया में तुम असल नहीं हो, यहाँ पर तुम्हारी सोल है। वो उससे अपने किए की माफी भी मांगता है और फिर वो ड्राइवर उसे लेकर लाइट शॉप के अंदर आ जाता है। लाइट शॉप के अंदर आते ही पहली ही नजर में यूजी को अपनी लाइट मिल जाती है। उसे अपनी लाइट का इस तरह पता चला था कि बाकी सारी लाइट्स उसे मध्यम नजर आ रही थी और उसकी वाली लाइट उसे ब्राइट नजर आ रही थी, यानी तेज नजर आ रही थी। जैसे ही यूजी उस लाइट को हाथ लगाता है, वो लाइट और भी ज्यादा चमकने लग जाती है और जंग उसके पास आकर कहता है, उम्मीद है कि हम दोबारा यहाँ नहीं मिलेंगे। नहीं, वो यूजी को उसकी दुनिया में भेज रहा था और अपनी तरफ से उसे बाय कह रहा था। इधर सीन कट होकर हमें दोबारा से किम और ली को दिखाया जाता है। इससे पहले कि लूप दोबारा से शुरू हो जाता, इस मर्तबा ली तेजी दिखाते हुए जल्दी से बस के अंदर चढ़ जाती है और किम को सारी बातें बता देती है कि तुम इस टाइम एक सोल की दुनिया में हो, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन तुम अभी भी अपनी दुनिया में जिंदा हो और इस टाइम कोमा में होने की वजह से तुम्हारी सोल यहाँ पर है। तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। किम को ली की कही हुई बातें तो समझ आ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ली है कौन और उससे ये सब क्यों कह रही है। एक्सीडेंट की वजह से वो ली को पूरी तरह भूल चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बस ड्राइवर सियोन को लेने के लिए आया था। वहाँ पर उसे सियोन की फ्रेंड भी मिल जाती है, जिससे वो माफी मांगता है उसकी मौत के लिए। सियोन की फ्रेंड उसे माफ कर देती है और वो अब सियोन की फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम उसे लाइट शॉप में भेज दो, उसकी जिंदगी के बचने की कुछ उम्मीद है, वो अभी पूरी तरह नहीं मरी। अगर वो लाइट शॉप में चली गई तो वो असली दुनिया में जिंदा हो जाएगी। ये सुनकर सियोन की दोस्त उससे वादा करती है कि मैं उसे लाइट शॉप में जरूर भेज दूंगी। यहाँ अब हमें लाइट शॉप का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस टाइम लाइट शॉप के अंदर हाइजो की मॉम आई थी जो मर चुकी थी। वो लाइट शॉप में आई थी ताकि वो अपनी बेटी हाइजो के लिए लाइट ले सके और असली दुनिया में वो कोमा से बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ पर जंगू से बताता है कि तुम्हारी बेटी को लाइट लेने के लिए यहाँ खुद आना होगा। यहाँ पर हाइजो की मॉम जंग को देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी रिवील होता है कि हाइजो की मॉम असल में जंग की बेटी थी, जो उस दिन उस एक्सीडेंट में जंग से बिछड़ गई थी। वो इशारा करके ये बात जंग को समझा देती है और जंग अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली उसके सालों की मेहनत रंग ले आई थी, उसका यहाँ पे इंतजार रंग ले आया था। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। जबकि सीन कट होकर हमें यहाँ पर दोबारा से उस बस ड्राइवर को दिखाया जाता है। वो बस ड्राइवर हाइजू से मिलने के लिए आया था। वो हाइजू को सारी बात बता देता है कि किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा में है और इस टाइम उसे लाइट शॉप पर जाना होगा ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। ये सारी बातें जानकर हाइजू को बहुत बड़ा झटका लगता है। हाइजू के साथ इतना कुछ जो अजीब हो रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब थी, आखिर वो वजह ये थी कि उसकी सोल कभी किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। उसे आज समझ आया कि क्यों सभी दोस्त उसे इग्नोर करते थे और क्यों स्कूल में सिर्फ एक ही लड़की उसे देख पा रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम उसकी लाइट लेकर आई हुई थी। यहाँ पर हाइजू को ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम असली दुनिया में मर चुकी है। ये जानकर वो पूरी तरह टूट जाती है और अपनी लाइट लेकर अपनी दुनिया में जाने से इनकार कर देती है। हाइजू अपने दोनों हाथ बांध चुकी थी, वो लाइट नहीं पकड़ती, लेकिन हाइजू की मॉम उसे गले लगाती हैं, प्यार करती हैं, बहुत सारा समझाती हैं और जबरदस्ती उसके हाथ में उसकी लाइट पकड़ा देती हैं। इधर सियोन की दोस्त ने भी सियोन को वादा कर करके लाइट शॉप भेज दिया था। लाइट शॉप में जाकर सियोन ने देखा कि उसकी लाइट बहुत ही मध्यम थी, यानी उसकी जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम थे। अगर वो जिंदा बच भी जाती तो ज्यादा बीमार रहती और वहाँ पर दुखी भी रहती, क्योंकि उसकी दोस्त यहाँ इस दुनिया में थी। इसीलिए वो वापस अपनी दुनिया में जाने से मना कर देती है और अपने घर वापस आ जाती है और अपनी दोस्त को बताती है कि आज के बाद वो कभी यहाँ से नहीं जाएगी। इधर हमें दिखाया जाता है कि ली भी जबरदस्ती किम को खींचते हुए लाइट शॉप तक ले आई थी। किम अभी भी ली को पहचान नहीं पाता, लेकिन ली की बात मानते हुए लाइट शॉप के अंदर जाता है तो उसे भी अपनी लाइट मिल जाती है। उसके अपनी लाइट को टच करते ही यहाँ पर तेज रोशनी होती है और फाइनली किम अपनी दुनिया में चला जाता है और पीछे से ली बिलक बिलक कर रोने बैठ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि आज के बाद वो कभी किम को नहीं देख पाएगी। सीन कट होकर हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली यूजी को ना सिर्फ होश आया था बल्कि वो पहले की तरह नॉर्मल भी हो गया था। और यहाँ पर उससे मिलने के लिए वही नर्स आती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा हुआ है। हाइजू भी कोमा से बाहर आ गई थी, लेकिन हाइजू को दूसरी दुनिया में हुआ सब कुछ आज तक याद था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वो आखिरी मर्तबा अपनी मॉम से भी मिलकर आई थी। इस दुनिया में उसे अपनी मॉम की कमी बहुत ज़्यादा फील होती थी। सोल्स की दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि वो बस ड्राइवर
अब सबसे माफी मांगने के बाद दूसरी दुनिया में भी अच्छे काम करने लगा था। उसने ड्यूटी ले ली थी कि जितने भी लोगों की सोल्स कोमा में उस दुनिया में जाएगी, वो उन सबकी सोल्स को लाइट शॉप तक लेकर जाएगा ताकि वो अपनी दुनिया में जल्द ही वापस जा सके। यहीं इसी दुनिया के अंदर अब लाइट शॉप में जंग के साथ साथ हाइजू की मॉम भी रहती हैं और ये दोनों बाप बेटी इस दुनिया में एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हैं। फाइनली असली दुनिया में हम किम को भी देख लेते हैं, जो कोमा से वापस तो आ गया था लेकिन आज भी उसे ली याद नहीं थी। ली के बारे में वो अपनी मॉम से और कुछ लोगों से सुनता तो है कि वो उसकी फ्रेंड थी, लेकिन उसे खुद उसकी कोई बात नहीं याद थी। हाँ, ये बात उसे जरूर याद थी कि सोल्स की दुनिया से असली दुनिया में आने में ली ने ही उसकी मदद की थी। डिटेक्टिव सॉन्ग भी अब अपनी लाइफ में वापस आ चुके थे, लेकिन अब दोबारा लाइफ मिलने की वजह से उन्हें भी इस दुनिया में मौजूद सभी सोल्स नजर आया करती थी और इसकी वजह से डिटेक्टिव काफी डिस्टर्ब रहने लगे थे। यहाँ पर डिटेक्टिव को एक अजीब सा आदमी मिलता है जो डिटेक्टिव को परेशान होने से मना करता है और कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि आप दूसरी दुनिया के लोगों को और सोल्स को देखकर डिस्टर्ब हो रहे हो। पहले पहले मैं भी इसी तरह डिस्टर्ब हुआ करता था क्योंकि मैं भी उन सबको देख सकता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसे बस इन दोनों को दिखाते हुए ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।